हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गरिमा कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू शनै अकेडमी हिंदी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि भोजन जिसको हम हमारी टेबल पर बड़े ही चाव से खाते हैं वो हमें कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से आता है, एक फार्मर या किसान के द्वारा उस भोजन का उत्पादन कैसे होता है, कैसे उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर पूरा सीन क्रिएट किया गया है कि फार्मिंग में क्या क्या लगता है। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। यहाँ पर देखिए सारे इक्विपमेंट्स यानी कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो रखे गए हैं। ये पूरा फॉर्म है। ये देखिए यहाँ पर अगर सीधे सीधे तौर पर कहें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक किसान के द्वारा अपने खेत में पौधे को रोपने से लेकर के उस भोजन का हमारे जो खाने की प्लेट है वहाँ तक आने का जो सफ़र होता है, वह सारा का सारा सफ़र हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ देखिए एक विशाल जनसंख्या, जो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 138 करोड़ है, को भोजन यानी कि फूड प्रदान करने के लिए फसल का नियमित उत्पादन और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट आवश्यक होता है। जो कि हमारे देश की जनसंख्या है वो बहुत अधिक है और इतनी विशाल जनसंख्या को नियमित रूप से भोजन प्रदान करने के लिए जो फसल होती है उसका उत्पादन एक किसान के द्वारा किया जाता है तथा उसका प्रबंधन किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता होती क्यों है, क्यों होती है भोजन की आवश्यकता। तो आप लोग जो किड्स होते हो, दिन भर मस्ती करते रहते हो, उछल कूद करते रहते हो, तो उसके लिए वो कैसे कर पाते हो आप। तो उस उछल कूद करने के लिए आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है और वह जो एनर्जी होती है वह हमें किससे प्राप्त होती है, वह एनर्जी हमें प्राप्त होती है हमारे भोजन से। तो हम कहेंगे कि भोजन की आवश्यकता हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। यहाँ देखिए भोजन से हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है जिसका उपयोग हम कई जैविक प्रक्रम, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे पाचन, डाइजेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन आदि के संपादन के लिए करते हैं। जैसे भोजन से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है यानी कि जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के द्वारा हम सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, उसका जो श्वसन होता है, उसका जो उत्सर्जन होता है और भी कई सारी एक्टिविटी जो पूरे दिन भर में हमारे द्वारा की जाती है, वो सभी की सभी हम एनर्जी से यानी कि ऊर्जा से ही कर पाते हैं। हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगर आप लोग पूछेंगे कि हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जो भोजन होता है वह हम पौधों से प्राप्त करते हैं और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वह पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फल हुई, सब्जियां हुई। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वह जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे वो एग खाते हैं, मीट खाते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए अब आप लोग कहेंगे कि जो भोजन का उत्पादन है यानी खेत में फसल को बोना और उसका उत्पादन करना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए उसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन उस भोजन का संग्रहण यानी स्टोरेज और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि इस भोजन को या फिर इस फूड को, इस मील को प्रत्येक व्यक्ति तक, हर घर में पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति के खाने की मेज़ तक पहुंचाने के लिए हमें इस भोजन का स्टोरेज यानी कि उसका संग्रहण और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो फसल होती है, जैसे गेहूं हुआ, दालें हुई, हम इन्हें अपने घर पर भी स्टोर करके रखते हैं। तो जो फसल होती है साल में एक बार ली जाती है और फिर जब अगले वर्ष तक नई फसल आने तक हमें इन दालों को, सीरियल्स को, पल्सेस को स्टोर करके रखना पड़ता है। इसीलिए इसका स्टोरेज और मैनेजमेंट आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए कृषि का प्रारंभ। हम कहेंगे कि कृषि का प्रारंभ हुआ कैसे, स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ कैसे। तो ये देखिए लगभग 10,000 BC तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की खोज में भटकते रहते थे। वे कच्चे फल सब्जी खाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्थायी रहकर चावल, राइस, गेहूं, वीट
आदि फसलों की खेती करना सीखा। जैसे ये देखिए यहाँ पर हमने इमेज डाला है, ये आदि मानव है यानी प्रिमिटिव मैन है। वो लोग क्या करते थे, वो लोग होते थे खानाबदोश टाइप के होते थे, घुमंतु होते थे। उन्हें जहाँ पर भी भोजन और आवास की सुविधा मिलती थी वो वहाँ पर ठहर जाते थे। जैसे ही वहाँ भोजन खत्म हो जाता था तो वो वहाँ से निकलकर फिर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और वो लोग बेसिकली क्या खाते थे, कच्चे फल सब्जियाँ और कच्चा मांस खाते थे। तब तक उन लोगों को स्थायी रूप से खेती करना नहीं आता था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, स्थायी रूप से खेती करना सीख लिया। उन्होंने चावल गेहूं आदि उगाकर खेती करना सीख ली। इस तरीके से ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि खेती का प्रारंभ या जो एग्रीकल्चर है उसका स्टार्ट कैसे हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फसल यानी कि क्रॉप कहते किसे हैं। तो देखिए, जब एक ही किस्म यानी कि वैरायटी के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने यानी कि लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी कि एक जैसी वैरायटी के, एक जैसे जाति के पौधे अगर किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाएंगे तो हम उसे फसल कहेंगे। जैसे हमारे खेतों में जो गेहूं है तो दूर दूर तक हमें गेहूं की फसल ही दिखाई देती है, मक्का है तो दूर दूर तक मक्का की फसल ही दिखाई देती है। एक जैसे पौधे दिखाई देते हैं तो हम उन्हें फसल यानी कि क्रॉप कहते हैं। अब बेसिकली देखें तो फसलें 4 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा अन्न जिसे हम कहते हैं सीरियल्स, सेकेंड होता है दालें जिसे हम कहते हैं पल्सेस, थर्ड होता है फल यानी कि फ्रूट्स, एंड फोर्थ होता है सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स। क्लियर। यहाँ देखिए, बेसिकली हम इंडियन क्रॉप्स या फिर भारतीय फसलें देखें तो वो 2 टाइप की होती है, एक रबी और एक खरीफ। इन दोनों के बीच में भी एक होती है अंतर्वर्ती फसलें या फिर जायद फसलें। यहाँ पर देखिए, रबी की फसल जो शीत ऋतु में यानी कि विंटर में उगाई जाने वाली फसल होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है या अवधि होती है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होती है। इसके अंदर आता है गेहूँ, वीट, चना, ग्राम, मटर, ग्रीन पीस, सरसों, मस्टर्ड, अलसी यानी कि फ्लेक्स सीड्स। सेकेंड हो जाएगी हमारी खरीफ फसलें। यह मोस्टली वर्षा ऋतु या फिर रेनी सीजन में बोई जाने वाली फसलें होती है। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो जून से लेकर के सितंबर तक होता है। इसमें आ जाएगा धान, ग्रेन्स, मक्का, मेज़, सोयाबीन, मूंगफली, ग्राउंडनट और कॉटन आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ही एक तीसरी फसल होती है जिसे हम कहते हैं जायद क्रॉप्स या फिर हिंदी में इसे कहेंगे अंतर्वर्ती फसलें। यहाँ पर देखिए, ये एक सर्कल होता है। सबसे पहले हमारी आती है खरीफ की फसलें जो आती है रेनी सीजन में। इस खरीफ की फसल के बाद में आती है हमारी विंटर सीजन में रबी की फसलें, और इन दोनों के बीच में आती है हमारी यानी गर्मी में जो स्प्रिंग का मौसम होता है वहाँ आती है हमारी जायद क्रॉप्स या फिर अंतर्वर्ती फसलें। इस जायद क्रॉप्स में यानी कि स्प्रिंग के सीज़न में मोस्टली हमें तरबूज, खरबूज, तुरई, सनई ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाने को मिलते हैं, इनकी भरमार होती है। तो ये हो जाएगी हमारी अंतर्वर्ती फसलें। और जो हमारा धान होता है या चावल जो होता है उसको बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह रेनी सीजन में बोया जाता है। यहाँ देखिए, जो धान है ये रेनी सीजन में है क्योंकि इसको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो सर्कल होता है खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स का वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और हमें हमारी पसंद की जो फूड्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं वो मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका आधारीय फसल पद्धतियाँ या फिर बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए, एक किसान का अपने खेत में फसल को बोने की तैयारी से लेकर के उसके स्टोरेज यानी कि भंडारण तक जो भी प्रोसेस की जाती है, जो भी पूरा सफ़र होता है, उसे इन्होंने यहाँ किए। ये पूरे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें पूरी प्रोसेस को हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारा मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड है बुआई, सोविंग। थर्ड है खाद एवं उर्वरक देना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ है सिंचाई, इरिगेशन। फिफ्थ है खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ है कटाई, हार्वेस्टिंग। सेवन्थ है भंडारण यानी स्टोरेज। यहाँ पर इन शॉर्ट देख लीजिए, आगे हम इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ देखिए आपकी फर्स्ट प्रोसेस है मिट्टी को तैयार करना। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फार्मिंग। और देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पर फसल को उगाने से पहले मिट्टी को पलटना या इसे पोला करना यानी कि मिक्स करना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो मिट्टी होती है वो बहुत सख्त होती है और उस मिट्टी को यानी कि आप देखते हैं कि जो मिट्टी होती है उसके ढेले बंधे हुए होते हैं, तो वो मिट्टी को फोड़ना और अच्छे से उसको ऐसे करना कि उसमें एयरेशन आराम से हो जाए, ऐसा करना ज़रूरी होता है मिट्टी को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो पौधा होगा वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा या फिर उसकी जो रूट होती है वो अच्छी तरीके से ज़मीन में गहराई से ग्रो नहीं कर पाती है। इसीलिए मिट्टी को अच्छे से मिक्स करना, जो मिट्टी के जो ढेले होते हैं उन्हें फोड़ना और उसे ढीला करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए यह फार्मिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक प्राकृतिक होता है नेचुरल वे में, और सेकंड होता है कि हम इसे कई उपकरणों के माध्यम से भी कर सकते हैं, वेरियस इक्विपमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो फार्मर्स फ्रेंड केचुआ यानी किसान मित्र केचुए के द्वारा होती है, और सेकेंड हम इसको वेरियस इक्विपमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। जो केचुआ होता है वो मिट्टी में पाया जाता है और ये केचुआ क्या करता है कि ये मिट्टी को खा खा कर उसे तोड़ तोड़ कर ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से पलट देता है, यानी कि मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी हो जाती है और उसमें पौधे की जो जड़ें होती है वो आराम से ग्रो कर सकती है। यहाँ देखिए कौन कौन से उपकरणों का इसके लिए यूज़ किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हल होता है, कुदाली होती है और कल्टीवेटर होता है। ये देखिए ये हल का हमने डायग्राम दिया गया है। हल में देखिए पहले जो हल होते थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे, बाद में धीरे धीरे फिर लोहे के हल स्टार्ट हो गए और उसके बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया इस कार्य को कल्टीवेटर के माध्यम से यानी कि ट्रैक्टर के थ्रू करना शुरू कर दिया, जिससे श्रम की और समय दोनों की बचत होती है। हल देखिए इसके पार्ट्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। हल का जो यह निचला हिस्सा होता है उसे हम फॉल कहते हैं यानी कि प्लो शेयर कहते हैं, और ये जो इसका जो शेफ्ट यानी कि जो डंडा होता है उसे हम प्लो शेफ्ट कहते हैं। जो शेफ्ट होता है इसे दोनों बेलों के बीच में रस्सी से बांध करके फिट कर दिया जाता है, और ये जो नीचे वाला फॉल वाला जो पार्ट होता है ये मिट्टी में नीचे मिट्टी को उलट पलट करता रहता है। इस शेफ्ट को दोनों बेलों के बीच में बांधकर बेलों को दौड़ाया जाता है, जिससे कि ये मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी बना देता है, और इस प्रक्रिया के बाद में फिर मिट्टी को अच्छी तरीके से समतल कर दिया जाता है। यह जो कुदाली होती है इसका उपयोग होता है मिट्टी को भुरभुरी बनाने में, साथ ही साथ यह खरपतवारों को भी मिट्टी से निकाल देती है। इसके बाद में जो कल्टीवेटर होता है यह आधुनिक उपकरण होता है। टेक्नोलॉजी के विकास के बाद श्रम और समय की बचत के लिए इस कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रैक्टर के थ्रू उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी को भुरभुरी करना आवश्यक क्यों होता है। तो यह इसलिए आवश्यक होता है कि जो पौधे की जड़ें होती है वो मिट्टी में गहराई तक आसानी से जा सकती है, साथ ही भुरभुरी मिट्टी में पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यानी जो पौधे की जो जड़ें होती है वो बहुत नाजुक होती है, और अगर मिट्टी पूरी तरीके से सॉलिड होगी तो ये नाजुक जड़ें पौधे में अंदर, ये नाजुक जड़ जो होती है वो मिट्टी में गहराई तक नहीं जा पाएगी, और साथ ही जो पौधा होता है उसे ऑक्सीजन की यानी कि वायु की भी आवश्यकता होती है। तो जब मिट्टी के कण अलग अलग होंगे या मिट्टी भुरभुरी होगी तो उसमें एरेशन अच्छे से होगा, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई उसमें अच्छे से होगा, जिससे पौधे में जो श्वसन होता है वो इजीली हो जाता है। अगर हम सीधे सीधे बोले तो ये कह सकते हैं कि मिट्टी को तैयार करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा पौधा है या जो नया प्लांटलेट्स जो मिट्टी में ग्रो होता है उसे आसानी से वायु, सूर्य का प्रकाश और जल तीनों आराम से अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर देखिए कि प्राकृतिक रूप में यह कार्य किसान मित्र केचुए के द्वारा किया जाता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किसान मित्र किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा केचुए को। नेक्स्ट है हमारा बुआई या सोविंग। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों यानी कि
गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का चयन किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर जो बीज हैं जिन्हें हम बो रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो यील्डिंग होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, यानी कि जो फसल की पैदावार होगी वो अच्छी नहीं होगी। और बुआई का मेन उद्देश्य होता है कि इसमें ऐसे बीजों को सिलेक्ट किया जाता है जो पूरी तरीके से किसी बीमारी से, किसी बैक्टीरिया से, वायरस से मुक्त हो और जो फसल की अच्छी तरीके से पैदावार या यील्डिंग हमें दे सके। तो इसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके द्वारा अच्छी क्वालिटी के सीड्स का चयन किया जाता है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा प्रयोग करके हम देखेंगे। इसके लिए हमें कोई सा भी बर्तन लेना है और उस बर्तन में हमें पानी भर के रखना है और इसमें कुछ मात्रा में एक मुट्ठी भर सीड्स हमें डाल देना है। तो हम देखेंगे आधे या 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि कुछ सीड्स हैं जो इस बर्तन की तली में बैठ जाते हैं और कुछ होते हैं जो ऊपर तैरने लग जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि यह बीजों के चयन करने की एक सबसे सरल विधि है। इसका कारण यह होता है कि जो बीज पानी में ऊपर तैरने लगते हैं यह अंदर से खोखले होते हैं। खोखले क्यों होते हैं कि किसी कीड़े के द्वारा या पक्षियों के द्वारा इस बीज का जो अंदर का पार्ट होता है, यानी कि इसके जो बीज पत्र होते हैं वो खा लिए जाते हैं, इसीलिए ये खोखले बीज पानी में तैरने लगते हैं। और जो नीचे के बीज होते हैं जो पानी में सेटल डाउन हो जाते हैं वह भारी या फिर पूरी तरीके से सॉलिड होते हैं और सोविंग के लिए, बुआई के लिए हमें यही बीज लेने होते हैं। यहाँ पर देखिए सोविंग के लिए या बुआई के लिए कौन कौन से परंपरागत औजारों का उपयोग किया जाता है। तो इस इमेज में देखिए यहाँ पर 2 बैल हैं, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कीप के आकार का उपकरण दिखाई दे रहा है। नीचे इसमें एक पाइप लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति मुट्ठी से जो बीज होते हैं उनको डालता है और ये बैल आगे बढ़ते जाते हैं और जो बीज होते हैं ज़मीन में गिरते जाते हैं या अपने आप उन्हें ज़मीन में सेटल कर दिया जाता है। ये सिंपल है। यहाँ पर ये केस भी हो सकता है कि एक कीप होती है, उस कीप में एक पाइप लगा हुआ होता है और वहाँ से 2 या 3 नुकीले पाइप निकले हुए हो सकते हैं। ये नुकीले होते हैं, ये ऑटोमेटिक जो मिट्टी होती है उसमें एक गड्ढा बना करके जो बीज होते हैं उनको स्थापित कर देते हैं, क्योंकि बीजों को मुट्ठी से इस कीप में डाला जाता है। बुआई के लिए कौन कौन से आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए सीड्रिल का यूज़ होता है। इस सीड्रिल को ट्रैक्टर में पीछे फिट करके इसे खेत में चलाया जाता है और इसके माध्यम से बुआई की जाती है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह होता है कि इसमें श्रम की और समय की दोनों की ही बचत होती है, यानी कि वर्क ज़्यादा हो जाता है और जो टाइम होता है वो बहुत कम लगता है। इससे श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है। साथ ही बीज समान दूरी और गहराई से बोए जाते हैं। इससे सभी पौधों को बराबर मात्रा में पानी, सूर्य का प्रकाश और पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी कि कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। इसका मेन बेनिफिट होता है सीड्रिल के यूज़ का। इससे सभी पौधों को बराबर मात्रा में पानी, सूर्य का प्रकाश और पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगर हम बीजों की बुआई में सीड्रिल का यूज़ करते हैं तो जो बीज होते हैं वो 10-10 सेंटीमीटर या 15-15 सेंटीमीटर की गैप में बोए जाते हैं, जिसका फ़ायदा यह होता है कि जो पौधे होते हैं सभी एक जगह झुंड में नहीं उगते हैं, एक बराबर की डिस्टेंस में पौधे उगते हैं, जिससे इन्हें पानी, सूर्य का प्रकाश और पोषक पदार्थ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी पौधे को मिल रहा है या किसी पौधे को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यह प्रोसेस हम हाथ से करते हैं या बिना किसी मशीन या उपकरण से करने की अगर कोशिश करते हैं तो जो पौधे होते हैं वह सही गहराई में और सही डिस्टेंस पर हम नहीं उगा सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट यह होता है कि ये जो बीजों को एक सही गहराई में या सही जगह पर डालते हैं, जिससे इन बीजों को पक्षियों से और कीड़ों के खाने से बचाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है खाद एवं उर्वरक, और जो भी बचे हुए पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Can
inside.